समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे बोलने ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आप दो। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। 6 साल के बच्चों को भी नहीं हाथों छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खरा दो जी, यही आपकी एक हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। क्यों भाई, क्या है वो? आपका कुछ लगता है? हाँ, जरूर लाहौर में जरूर बिरयानी खाने गए थे, कांग्रेस नहीं खिलाती, बिना बुलाए गए थे, और आज बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से पटेल नेहरू ने इकट्ठा किया है, आप तोड़ रहे हैं। आप नहीं कहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। मैडम आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में मैं तो उनको एड्रेस ही नहीं करती जी, मैं उनको समझती कुछ नहीं हूँ, वो है ही कुछ नहीं, जिनको बोलने की समझ नहीं है उनसे क्या बात करनी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश के टुकड़े मत कीजिए, नफरत मत फैलाइए। बहन जी चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा, अब चुप करके बैठी रहिए। अब देश के टुकड़े मत कीजिए। आज जो हम इस स्थिति, आपका इसी सीए ने, आज जो आपका एक ही देश था, पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है, और बांग्लादेश था जिसको भी आपने इस सीए से नाराज कर दिया है। आज वो भी सोच रहे, उसके 4 मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, एक उसमें कि इस देश में ऐसी बातें हो रही है। इतना ज्यादा आप कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को हक नहीं है बोलने का, प्रस्ताव लाने का, तो उनके एमपी क्यों ले आए थे? उनको कश्मीर क्यों ले गए थे? आपने खुद उनको इनवाइट किया है, आपने खुद इसको इंटरनेशनल बनाया है, आपने खुद इनको दूसरे लोगों को इसके ऊपर दखल देने के लिए बुलाया है, और उन्हें नहीं बुलाया। जब तक हमारी सरकारें थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले। आप लोगों ने किया है ये सब, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खरा दो जी, यही आपकी यही आप करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश की एकता को बनाए रखिए। इस देश में जो भी यहाँ है, आज वो सदियों से रह रहे हैं, अभी नहीं आए हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे भाई वो तो है ही इस्लामिक कंट्रीज, उनके बारे में क्या बोलना है? हम तो सेकुलर, हम तो धर्म को मानते हैं। किस धर्म की बात आप करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुन के उसने सीता को वनवास भेज दिया, और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते। किस राम राज्य की बात करते हैं? किसको पूछते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए।
सिर्फ केवल कहने से बात नहीं please बनती है, conclude now. ऊंचे ऊंचे भाषण देने से नहीं बात बनती है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि इस देश को मत बांटिए, एक रहने दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत धन्यवाद। 6 साल के बच्चों को भी नहीं हाथों छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। इस तरह की भाषा ये एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, कहां थे तब? आज बात करते हैं देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए हैं। और हमने सिखाया आपको अहिंसा, आपने सिखाया है जनता को हिंसा, नफरत। पर बोले, इधर बोले, और चेयर को एड्रेस करें प्लीज, आप चेयर को एड्रेस करें। और आज तो मैं उपाध्यक्ष जी देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती। क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? मुझे याद है जब कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की आजादी को नहीं माना था, 4 साल के लिए बैन कर दी थी, लेकिन उनको देशद्रोही नहीं कहा था। नेहरू ने, सरकार ने देशद्रोही नहीं कहा था। पंडित नेहरू के खिलाफ लोकसभा में वाजपेयी जी बोलते थे, उनको देशद्रोही नहीं कहा था। आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं हाथों छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? आपके पास ना तो कोई कार्यक्रम है, ना आपके पास भारत के लिए कोई नया सोच है, कुछ नहीं है। केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हमारी महानायिका ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांट दिया था, और ये आज पाकिस्तान के नाम से डरा रहे हैं और वैसे कहते हैं हम बहुत मजबूत है। भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। बस वही करो। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं, कुछ नहीं है, ना महिलाओं के लिए है। आज पूरी महिलाएं जो है इस चिंता में है कि हमारा भविष्य ठीक है, हम सुरक्षित है, वहां उनको कुछ दिया नहीं जा रहा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत इतिहास के बखे हुए हैं, मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आक्रमण करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? बैठ जाइए, चुप करके बैठो, सुनो। मैडम प्लीज, आप चेयर को एड्रेस करें मैडम प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ी हुई, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूं, कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है, आप अब चुप रहिए, मुझे लगता है बैठकर इंटरवेन न करें आप। मुझे लगता है कि एक कुशल गृहिणी अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीजें उसमें डाल देती है, यही इस अभिभाषण में है। कुछ नया नहीं है, वही उज्ज्वला है, वही दीनदयाल है, और वही पे जो है मिशन की बातें हो रही हैं। बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको उसकी चिंता ही। मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है, शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू। अरे उधर वाले, बता इसमें बुरा क्या है, हवा के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए तो। नाउ कमिंग कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें। सर, नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। रिस्पेक्टेड सर, हमारे किसान अपनी मवेशी को, अपनी फसल को माँ की तरफ पूछते हैं, जिस खेत में वो हल चलाते हैं उस जमीन को नमन करते हैं। बट डज दिस मेजर सेक्टर गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर, किसान खुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे? अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में
1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या किया? ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 24.46% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन।